नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। और आज आपके लिए एक स्पेशल क्लास हम लेकर आए हैं जिसमें एनसीएफ पर बेस्ड कुल महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की ये सीरीज़ है। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सीटेट के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों पेपर के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये सेशन बायलैंग्वेज है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों मीडियम के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कहा है एनसीएफ 2005, यानी जो एनसीएफ 2005 है उसका पूर्ण रूप क्या है बताना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005, नन ऑफ दी अबव। पता नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, एनसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है मैं आपको बता दूं यहाँ पर, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इस तरीके से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा है यहाँ पर, कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द चिल्ड्रन इज लॉन्ग वे टू स्कूल, कॉर्पोरल पनिशमेंट, हैवी स्कूल बैग, ऑल ऑफ द अबव। यानी बच्चों के जो असुविधा है, बच्चों की सामान्यतः क्या असुविधा हो सकती है बच्चों को शिक्षा में। तो देखिए, जो असुविधा की अगर हम बात करें, अगर ज़्यादा लंबा स्कूल है तो ये उनके लिए असुविधाजनक हो सकता है। अगर उनको किसी तरीके की सज़ा दी जाती है, मारपीट की जाती है, तो ये भी उनके लिए डिस्कम्फर्ट का कारण हो सकता है। इसके अलावा हैवी स्कूल बैग, यानी जो बर्डन है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सारे फैक्टर जो हैं काम करते हैं, और यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है यहाँ पर, टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज अ बॉस, लीडर, फैसिलेटर, ऑल द अबव। बॉस है, नेता है, सुविधा प्रदाता है, या सभी है बताना। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर जो है एक फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी सुविधा प्रदाता है। ठीक है, बच्चों को सुविधा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। इस प्रश्न में आपसे पूछा है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट एज पर एनसीएफ द टीचर इज टू को कंस्ट्रक्टर ऑफ द नॉलेज। यानी जो है आपका जो शिक्षक होता है वो सह निर्माण करता होता है ज्ञान का। पार्शियली एग्री हैं, स्ट्रांगली एग्री हैं, नॉट एग्री। मतलब आप जो है पूरी तरीके से सहमत हैं, या आंशिक रूप से सहमत हैं, या स्ट्रांगली सहमत हैं। तो यहाँ पर देखिए, एनसीएफ के अकॉर्डिंग एकदम सही है कि जो टीचर होता है वो आपका को कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होता है, यानी ज्ञान का कह सकते हैं हम यहाँ पर सह गामी होता है, या सह निर्माण करता होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड्स दिस स्टेटमेंट द टीचर नीड टू बी empowered to recognize and value what children learn from their home, social, cultural environment, and create opportunity for children to discover। बताना है आपको इसमें कि टीचर नीड टू एम्पावर टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू, यानी शिक्षक को जो है उसकी जो भी वैल्यू है उनको समझना चाहिए, समझने की ज़रूरत है। एंड बच्चे घरों में क्या सीखते हैं, वो सामाजिक अपने समाज से क्या सीखते हैं, उनका कल्चरल एनवायरनमेंट से वो क्या सीख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका जो है एनसीएफ 2005 में ये सारी चीज़ें कही गई हैं। और इसीलिए ये कहा गया है कि बच्चों को जो है स्कूल के बाहर की जो दुनिया है उससे अगर आप जोड़ के उनको पढ़ाएंगे तो वो आसानी से जो है चीज़ों को सीख जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे कहा है, सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट द बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी रेज द लेवल ऑफ। यानी बहुत सारी स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो कह सकते हैं हम द्विभाषी, या जो दो भाषाओं में पढ़ाया जाता है, लर्निंग कराई जाती है, उससे क्या होता है, कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, सोशल टॉलरेंस होता है, डाइवर्स थिंकिंग होती है, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर देखिए,
संज्ञानात्मक विकास तो होता ही है, इसके अलावा सामाजिक सहानुभूति मिलती है, बहुआयामी सोच बढ़ती है। तो यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा है यहाँ पर, द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एनसीएफ 2005 इज द क्रिएशन ऑफ बायलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, इंग्लिश ओनली, नन ऑफ द अबव। यानी यहाँ पर बात की गई है कि एनसीएफ 2005 का क्या उद्देश्य है इंग्लिश को पढ़ाना, ठीक है, या इसको हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो एनसीएफ 2005 में देखिए बताया था इंग्लिश का, जब मैंने बताया था आपको कि बायलिंगुअल तरीके से आप जो है इंग्लिश को पढ़ा सकते हैं, यानी जिनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है ना, उन्हें जो है हिंदी एज अ पैरल लैंग्वेज यूज़ करके, सॉरी इंग्लिश एज अ पैरल लैंग्वेज यूज़ करके हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके इंग्लिश सिखाई जा सकती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और बताएंगे यहाँ पर आंसर। पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट, यानी आकलन का उद्देश्य नहीं है, टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर द थ्रेट, टू लेबल द चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर, टू आइडेंटिफाई चाइल्ड हु नीड रेमिडिएशन, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए मैंने बताया था कि लेबलिंग आपको कभी नहीं करना है कि ये बच्चा होशियार है या ये बच्चा जो है कमज़ोर है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये उनकी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमें ग्रेडिंग यानी कह सकते हैं लेबलिंग नहीं करनी है। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। MLL स्टैंड्स फॉर, यानी आपको बताना है कि MLL का फुल रूप क्या है। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आपसे कहा है NCF 2005 says that the children do not fail, they indicate the failure of the school. Agree, strongly agree, disagree, strongly disagree। आपको बता दें कि NCF 2005 ये कहता है कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि स्कूल जो है फेल हुआ है। आप इससे कैसे सहमत हैं, या बहुत ज़्यादा सहमत हैं, या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते, या आप इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। तो यहाँ पर जो है आपका NCF 2005 के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो व्यवस्था है वो फेल हुई है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्ट्रांगली एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। हु रिकमेंड दैट द इन सर्विस कोर्सेज एंड ट्रांसफर कोर्सेज शुड बी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द टीचर्स, यानी किसने ये बताया था कि जो भी इन सर्विस कोर्सेज हैं या रेफरेंसेस कोर्सेज हैं उनको जो है उनकी टीचर को जो है उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको जो है मैं बता दूँ, एजुकेशन कमीशन में ये कहा गया था कि वो सारी चीज़ें टीचर को यूज़ करनी चाहिए जिससे कि वो लर्निंग को अच्छा कर सके। तो ये एजुकेशन कमीशन ने कहा था, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। DEP स्टैंड्स फॉर, DPEP स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्रिपरेशन फॉर एजुकेशन प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये DPEP जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है और प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता है। तो आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही होगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे हैं जिसमें पूरा NCF कंप्लीट करने वाले हैं। यानी अगर आप चाहे पेपर फर्स्ट देने जा रहे हैं या पेपर सेकंड देने जा रहे हैं, दोनों के लिए ये जो सीरीज है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपसे कहा है यहाँ पर टीचर्स शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद इन सोशल कंटेस्ट, कल्चरल कंटेस्ट, पॉलिटिकल कंटेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए NCF के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चों को हमें उनका सोशल कंटेस्ट क्या है, सामाजिक कह सकते हैं बैकग्राउंड क्या है उनका, ठीक है। कल्चरल कंटेस्ट क्या है, पॉलिटिकल कंटेस्ट क्या है। तो जो है एक टीचर को बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें पहले देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। इन सारे एस्पेक्ट को समझ के ही आप उनकी लर्निंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शुड बी व्यूड एज सप्लीमेंट, सब्सटीट्यूट, ऑल इन ऑल, नन ऑफ दी अबव। बताना है आपको, यानी जो हम कह सकते हैं कि शिक्षा में जो तकनीकी का यूज़ करते हैं उसको हमें कैसे देखना चाहिए, उसका नज़रिया क्या होना चाहिए। एक सहायक, मतलब कह सकते हैं एक सहायक सामग्री की तरह काम करती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट किसी की जगह पे काम करती है, ऑल इन ऑल सब कुछ है, नन ऑफ दी अबव। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है
आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये सप्लीमेंट, एज अ सप्लीमेंट भी काम करती है, मतलब सहपाठ कह सकते हैं या सहपाठ्यक्रम के जैसे काम करती है, साथ में कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट के जैसे काम करती है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और बताएंगे। कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड सेज दैट द पार्टनरशिप इज आर स्ट्रेंथ सच एज स्कूल कम्युनिटी, स्कूल टीचर्स, टीचर्स चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द अबव। आपको यहाँ पर बताना है कि द राइट ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड सेज दैट पार्टनरशिप इज आर स्ट्रेंथ सच एज, तो यहाँ पर आपका जो है टीचर्स एंड चिल्ड्रन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। डिसेबिलिटीज इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कह सकते हैं हम, डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी आपकी अयोग्यता है वो सामाजिक जिम्मेदारी है। एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, अवॉइडेड, नन ऑफ द अबव। मतलब जो भी हमारी डिसेबिलिटी है यानी असुविधा है या कह सकते हैं इस ये एक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्राफ्ट शुड बी टॉट एज, यानी जो क्राफ्ट है उसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए, एज अ प्रोजेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए, क्लासरूम एक्सरसाइज की तरह देखना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्राफ्ट जो है आपका हर तरीके से काम आता है। ये मैथ्स में भी काम आ सकता है, ये ड्राइंग में भी काम आ सकता है, ये ईवीएस के काम भी आ सकता है, क्लासरूम एक्सरसाइज के भी काम आ सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये सारी चीज़ों में क्राफ्ट जो है हमारे काम आ सकता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी वॉज, देखिए जिस पर हम एनसीएफ पर बात कर रहे हैं, और एनसीएफ पर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीएफ को स्टैंड करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो वो कमेटी थी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, और उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे हमारे प्रोफेसर यशपाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। एनसीएफ ड्रॉज अटेंशन ऑन द अदर करिकुलर areas such as art and heritage, craft, health and physical education, peace education, all of the above। आपको बताना है कि एनसीएफ जो है मतलब करिकुलम के अलावा यानी पाठ्यक्रम के अलावा किन चीज़ों पर फोकस करता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रहती हैं, आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट रहता ही है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रहती है, पीस एजुकेशन रहती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। NCF recommends that the libraries should be kept open on school hours only, during vacation, after school hours also, all of the above। बताना है। NCF रिकमेंड करता है कि जो पुस्तकालय हैं वो खुले रहने चाहिए स्कूल आवर्स में, ड्यूरिंग वैकेशन, आफ्टर स्कूल आवर्स ऑल्सो, ऑल ऑफ दी अबव। आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा ड्यूरिंग वेकेशन में भी खुला रहना चाहिए, ठीक है, ये एनसीएफ कहता है। आगे बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन इज फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू, यानी शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है कि शिक्षा को जो है शिक्षक केंद्रित ना करके शिक्षक केंद्रित से किस तरफ बढ़ाया गया है, उसको जो है लर्नर केंद्रित बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो होगा लर्नर सेंट्रिक, ठीक है ना। पेरेंटिक सेंट्रिक नहीं है, मैग्नेटिक सेंट्रिक नहीं, ऑल ऑफ दी अबव नहीं है, लर्नर सेंट्रिक। मतलब टीचर सेंट्रिक से आप कह सकते हैं चाइल्ड सेंट्रिक कर दिया है, उसी को हम लर्नर सेंट्रिक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। एनसीएफ रिकमेंड्स दैट द टोटल होमवर्क टाइम फॉर क्लास 10th and 12th स्टूडेंट एज 2 hours a day, 3 hours a day, 4 hours a day, 5 hours a day। देखिए इसके आंसर में अलग अलग जगह अलग अलग आंसर है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीएफ क्लास 2nd तक के लिए क्या करता है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि 5 to 7 एज ग्रुप, ठीक है, उसके लिए जो है नो होमवर्क पॉलिसी एनसीएफ की है, ठीक है। तो क्लास 2nd तक कोई होमवर्क नहीं दिया जाता है, टिल क्लास 2nd नो होमवर्क पॉलिसी है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 hours a day है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग आंसर्स दिया है इसका, ठीक है ना। तो वैसे मैंने जो है इसका ऑप्शन बताया, अगर वेरिएशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
क्रिटिकल पेडागोजी फैसिलिटीज कलेक्टेड डिसीजन मेकिंग थ्रो, जो भी आपकी क्रिटिकल पेडागोजी है, फैसिलेट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रो, यानी जो भी डिसीजन होता है कलेक्टिव डिसीजन वो कैसे हो सकता है, ओपन डिस्कशन से हो सकता है, क्लोज डिस्कशन से हो सकता है, नो डिस्कशन से हो सकता है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है ओपन डिस्कशन जब हम करेंगे तो वहाँ पर कलेक्टिव डिसीजन आएंगे, यानी अगर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो आपका जो डिस्कशन होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन डिस्कशन रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। द स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट कैन बी रिमूव थ्रू, यानी बच्चों का अगर तनाव से संबंधित कोई चीज़ है या समस्या है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। टीचिंग मतलब पढ़ाकर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कमांडिंग, ऑल ऑफ द अबव, यानी उनको जो है उनसे बात करके, उनसे साक्षात्कार करके उनको ख़त्म कर सकते हैं या उनको एक कमांड बना के कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी बच्चे में तनाव की स्थिति आ जाती है तो आप उनको जो है गाइडेंस और काउंसलिंग से उनको जो है सही कर सकते हैं। काउंसलिंग से क्या होगा, आपको उसका सोशल कंटेस्ट क्या है, पॉलिटिकल कंटेस्ट क्या है, ये चीज़ आपको पता लग जाएगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उसका रिलीजन क्या है, ठीक है, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट जो है इंडिविजुअल डिफरेंस में आते हुए इनके बिना समझे बिना जो है आप जो है बच्चे की समस्या को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। द लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर कॉम्प्रहेंशन, रेफरेंस, एपिस्टेमिक, ऑल ऑफ द अबव, यानी जो हम बात करें कि अंडरस्टैंडिंग में जो परतें होती हैं, जो स्तर होते हैं, वो चारों स्तर होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तीनों स्तर, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। कॉम्प्रहेंसिव तो होता ही है, रेफरेंसिव भी होता है और एपिस्टेमिक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। NCERT reviewed as the NCFSE 2000 in the light of the report learning without burden, learning with burden, all of the above। देखिए NCFSE की अगर हम बात करें जो 2000 में आया था, तो इसमें ये कहा गया था कि भाई जो फालतू की जो बुक्स हैं, जो भी सिलेबस में जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनको हटा देना चाहिए। इससे क्या है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है और उससे क्या हो रहा है कि लर्निंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका लर्निंग विदाउट बर्डन जो है NCFSE 2000 में ये बात कही गई थी, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। Who proposed NCF as a means of evolving a national system of education? NPE 1986, NPE 1992, POE 1992, all of the above। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर बात कही गई evolving a national system of education। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है NCF का मतलब ये है, इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने कहा था कि NCF जो है हर तरीके का जो नेशनल सिस्टम है हमारे एजुकेशन का, उस पर NCF काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले एक पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में, उसके बाद ये NCF आया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और आंसर करेंगे। What identifiers should the teacher education should focus on? Professional identity, individual identity, educational identity, all of the above। यानी जो टीचर एजुकेशन है वो किस पर फोकस होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हैं, प्रोफेशनल आइडेंटिटी तो होनी चाहिए, इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी होनी चाहिए और एजुकेशनल आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। NCF 2005 suggests that the board exams for X standard 10th standard should be made। मतलब 10th स्टैंडर्ड के लिए जो है NCF ने क्या कहा है, कंपलसरी होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम, ऑप्शनल होने चाहिए, जरूरी नहीं है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कंपलसरी होनी चाहिए। NCF 2005 के अकॉर्डिंग क्लास 10th जो है उसके जो एग्जाम होने चाहिए बोर्ड एग्जाम, वो कंपलसरी होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर। NCF प्रपोज द एबुलेशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन, यानी आकलन का जो तरीका है या जो पद्धति है वो आधारित होना चाहिए मार्क्स पर, ग्रेड्स पर, बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। NCF ये कहता है कि मार्क्स और ग्रेड हमें दोनों देने चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। NCF 2005 recommends that the softening of the subject boundaries so
दैट द चिल्ड्रन कैन गेट, यानी जो है हमें जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विषय है हमारा, उसकी जो लिमिट है उसको जो है हमें सॉफ्ट कर देना चाहिए, यानी थोड़ा सा आसान बना देना चाहिए। इससे बच्चे क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड नॉलेज, द जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मोर मार्क्स बेटर ग्रेड्स, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर देखिए कि अगर जब हम ऐसा करेंगे, सब्जेक्ट को थोड़ा सा सॉफ्ट बना देंगे, तो बच्चों में उसके नॉलेज को लेके एक इंटीग्रेट, मतलब अ टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड नॉलेज, मतलब जो भी नॉलेज है उसे इंटीग्रेट करेंगे सब्जेक्ट को, तो क्या होगा, उनमें अंडरस्टैंडिंग में जो भी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं उसमें उन्हें थोड़ा सा फन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही होगा, यानी ए और बी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे कहा है लर्निंग टेक्स प्लेस, लर्निंग कब होती है, अधिगम कब हो सकता है? इन द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल, बोथ विदिन एंड आउटसाइड द स्कूल, ओनली द क्लासरूम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। देखिए एनसीईआरटी कहता है कि बच्चों की जो भी पढ़ाई है उसको अगर हम आउट ऑफ द स्कूल अटैच करेंगे, यानी स्कूल की जो बाहर की दुनिया है उससे अगर हम उसको जोड़ देंगे, तो क्या होगा, वो ज़्यादा आसानी से उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। एबिलिटी टू मेक सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर अ गिवन आंसर इज अ वैलिड टेस्ट ऑफ लर्निंग। बताना है आपको। बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एबिलिटी टू मेक सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर अ गिवन आंसर इज अ वैलिड टेस्ट ऑफ लर्निंग, यानी अगर आपको एक गिवन आंसर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बनाने हो, तो ये लर्निंग हो सकती है। तो बिल्कुल है। देखिए अगर आंसर पता है और अगर वो क्वेश्चन बना रहा है, तो इससे भी स्ट्रांगली एग्री हम कह सकते हैं, एग्री कह सकते हैं, ठीक है ना, स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं कह सकते। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे प्रश्न देखिए डीएसएसबी वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर। फुल फॉर्म ऑफ NCFTE is National Council for Teacher Education, National Curriculum for Framework for Teacher Education, National Certificate for Teacher Education, none of the above। बताना है आपको यहाँ पर। NCFTE की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है नेशनल, देखिए NCF से देखिए वही सेम चीज़ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और टी से मतलब होता है टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर आपका होगा नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। As per GOI report, 50% children enrolled in 5th to 8th age group drop out by the time they reach। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के भी बहुत सारे आंसर मिलते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाते हैं। यहाँ पर क्लास 5th करेक्ट होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है या अगर आपको करेक्ट आंसर ये नहीं दूसरा लगता है या कोई सोर्स से, तो सोर्स के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको यहाँ पर बताना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डाइट अक्रॉस द कंट्री हैज अ मेजर डेवलपमेंट पोस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि जो डाइट बनाई गई है पूरे भारत में, ठीक है, या पूरे देश में बनाई गई है, ठीक है, वो किसके तहत बनाई गई है? RT 2009, NCFTA 2010, NP 1986, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आया था और इसके तहत ही ये सारे डाइट्स जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है आपको, ठीक है ना। और कह सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसको दिल्ली में डाइट कहते हैं, ठीक है ना। अदर स्टेट में इस कोर्स के नाम अलग हो सकते हैं, यूपी में BTC और MP में DED या DLED के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLED वॉज फर्स्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय। सबसे पहले BLED जो है कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है? NCERT ने इंट्रोड्यूस किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने किया, NCTE ने किया। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो कोर्स की जो रेगुलेशन करता है वो कौन करता है? NCTE करता है। तो NCTE ने सबसे पहले ये 4 वर्षीय जो है आपका BLED प्रोग्राम चलाया है, ठीक है ना। और अभी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं सब जगह तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसको जो है आफ्टर 12th आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 4 ईयर का कोर्स होता है। 37 के बाद 38 प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आपसे कहा है स्टूडेंट बिकम एलिजिबल फॉर DED आफ्टर कोर्स आफ्टर पासिंग, यानी एक जो छात्र है DED कर सकता है 12th के बाद, 10th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें
तो डीएड की बात की स्पेशल, देखिए डीएड, देखिए जैसे कुछ ही स्टेट में, राजस्थान और एमपी में, इसको हम डिप्लोमा इन एजुकेशन कहते हैं। वैसे अब जो है एनसीटीई ने इसका नाम जो है डीएलएड कर दिया है। तो अगर हम बात करें डीएड की, तो ये एमपी और राजस्थान में जो है आफ्टर 12th होता था डीएड के नाम से। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स हैं, ये डीएड आपको उड़ीसा में भी मिल जाएगा, तमिलनाडु कर्नाटक में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम डीएलएड कर दिया है, आफ्टर 12th होता है, ठीक है। यूपी में जो है डीएलएड जो है आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। तो लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली डीएड की बात की गई, डीएलएड तो बाद में नाम रखा है, डीएड की जब बात कर रहे हैं तो ये आपका जो है आफ्टर 12th होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे यहाँ पर। The recommendation of NCFTE are applicable for the development of, यानी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके विकास के लिए एप्लीकेबल है? डीएड करिकुलम के लिए है, बीएड करिकुलम के लिए है, डीएड एंड बीएड करिकुलम दोनों के लिए है, नन ऑफ दी अबव। तो एनसीटीएफई जो है टीचर एजुकेशन की बात करते हैं हम इसमें, तो ये डीएड और बीएड दोनों करिकुलम के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। यहाँ पर आपसे कहा है स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम इज पर्टिकुलरली डेवलप्ड बाय इन सर्विस टीचर, प्री सर्विस टीचर, अनट्रेन्ड इन सर्विस टीचर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए स्कूल इंटर्नशिप की अगर हम बात करें तो इसमें आपके सभी टीचर आ जाते हैं, यानी इन सर्विस टीचर को भी रखा जाता है, प्री सर्विस को भी रखा जाता है और अनट्रेन्ड को भी रखा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स recommending setting up of the cluster and block resources centers across the country, यानी आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा प्रोग्राम जो है क्लस्टर और ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर बनाने की यहाँ पर जो है सिफारिश करता है। एसएसई, ईएफए, डीपीईपी, ओबीबी। तो यहाँ पर जो है डीपीईपी की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था ये आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें जो है क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर जो है क्लस्टर बनाने की जो है सिफारिश की गई है। तो यहां पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41, और इस तरीके से 41 क्वेश्चन नंबर 41 हो गया है। 42 देखेंगे और 8 क्वेश्चंस और रह गए, इसके बाद सेशन को यहाँ पर फिनिश करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, 50 क्वेश्चन का सेशन है और एक बार में आप 50 क्वेश्चंस को अगर इनको कर लेते हैं तो एनसीएफ, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि आपका एनसीएफ यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज़ दिस कोट्स फॉर टीचर, केयर्स फॉर चिल्ड्रन, लव्स टू बी विद दैम, अंडरस्टैंड दैम विद इन द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंटेस्ट, ट्रीट्स ऑल चिल्ड्रन इक्वली। बताना है आपको कौन सा ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि बच्चों की आपको जो है केयर करनी है, उनको प्यार करना है, उनका सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल जो भी कंटेस्ट है, यानी सामाजिक, राजनीतिक, उनको हर तरीके से जो है इक्वली यानी समान रूप से आपको उनके साथ व्यवहार करना है। ये किस में कहा गया है? एनसीएफ 2005 में कहा गया है, एनसीटीएफई 2010 में कहा गया है, आरटीई में कहा गया है, एनसीटीएफई और एनसीएफ दोनों में कहा गया। तो ये आपका एनसीएफ 2005 में ये बात कही गई है कि हमें बच्चों को की केयर करनी चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए और उनके सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कंटेस्ट को समझना चाहिए और फिर उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। एमएड इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर, एलिमेंट्री टीचर, टीचर एजुकेटर, ऑल ऑफ दी अब। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले डीएड की बात कर लेते हैं, डीएड या डीएलएड की। तो ये आपके प्राइमरी टीचर के लिए होता है। बीएड जो है आपका प्राइमरी और एलिमेंट्री टीचर यानी 1 to 8th क्लास के टीचर्स के लिए जो है होता है। एमएड की बात करें तो ये जो है आपके बीएड और डीएड को जो ट्रेनिंग देते हैं या जो इनमें जो टीचर डिप्लॉयड किए जाते हैं वो एमएड से किए जाते हैं। तो कह सकते हैं टीचर एजुकेटर होते हैं कौन? एमएड पर्सन, ठीक है, जो एमएड किए होते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। यहाँ पर एज पर नेशनल विजन द डाइट आर स्पेशली मैंडेट टू प्रिपेयर प्राइमरी टीचर, एलिमेंट्री टीचर, सेकेंडरी टीचर, ऑल ऑफ दी अबव। आपको बताना है यहाँ पर डाइट का जो है राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है। देखिए मैंने बताया था आपको डाइट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर स्पेशली जो है प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया जाता है, यानी 1 to 5th के लिए जो है बीटीसी, डीएलएड,
डाइट, डीएड जैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। इन GOI द अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी इन एजुकेशन इज, ठीक है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उसमें अपेक्स मतलब सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है जो डिसीजन लेती है, तो उसमें देखिए MHRD की हम बात करें तो ये आपकी सर्वोपरि है। आगे बात करेंगे, ODL स्टैंड्स फॉर ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लर्निंग, ओपन डायरेक्ट लर्निंग, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग जिसको हम ODL मोड कहते हैं, ठीक है ना, कुछ कोर्सेज जो हैं लोग ODL मोड में करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कंटिन्यू टीचर सपोर्ट एट द एलिमेंट्री लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग यू फील हैज अ क्रिटिकल रोल टू प्ले। बताना है आपको, यानी जो भी ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को, ठीक है ना, एलिमेंट्री लेवल पर, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो देखिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर डाइट, SIET और SCRT, ठीक है, ये तीनों जो हैं अलग अलग नाम से अलग अलग जगह आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग सेंटर्स TLCs इज वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ, यानी जो आपके TLCs बनाए गए वो किसके रिकमेंडेशंस पे बनाए गए, तो ये आपके NCF 2005 के रिकमेंडेशंस पे बनाए गए थे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ ICT कई बार पूछा गया प्रश्न है, DSSB ने तो कई बार पूछ लिया है, CTET भी कई बार पूछ चुका है यहाँ पर। तो ICT की हम बात करें तो ये आपका होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो भी हम ICTs जो भी यूज़ करते हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड वगैरह, ये ICT में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं जिसको हम इंटरेक्टिव बोर्ड में ही कह सकते हैं, फ्लैश कार्ड का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस सेशन का लास्ट प्रश्न और ये फिर यहाँ पर सेशन को यहाँ पर मैं फिनिश करूँगा। और अपना स्कोर एक बार ज़रूर शेयर कर दें कि 50 में से आपका कितना स्कोर आया। शेयर करते तो अच्छी बात है, वरना आप जो है अपने आप में ही एनालाइज कर सकते हैं 50 में से आपके कितने मार्क्स आए और आपकी क्या तैयारी है। अगर 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होता है CTET का, तो आप कितने प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, विच इज द मेजर आर्म ऑफ MHRD टू ब्रिंग इनोवेशन इन क्वालिटी एजुकेशन। बताना है आपको। MHRD का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो है आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें जो है महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो वो आपका जो है, देखिए शिक्षा की गुणवत्ता में जो है NCTE का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए रेगुलेशन हर तरीके का, कैसा कोर्स होना चाहिए, टीचर कितने ट्रेंड होने चाहिए, कितने वर्षीय कोर्स रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है NCTE डिसाइड करता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। होपफुली सेशन पसंद आया होगा। 50 क्वेश्चन का सेशन था जिसमें आपका कंप्लीट NCF मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इस सेशन को करते हैं तो होपफुली यहाँ से आपके 5 से 10 क्वेश्चन जो है CTET या जिस भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे तो CTET अभी होने वाला है तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। होपफुली वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।